हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य और हम लोग अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर जो कर रहे हैं उसका तीसरा लेक्चर हम लोग करने वाले हैं। तीसरे या चौथा लेक्चर जो भी है, ये शायद चौथा लेक्चर है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पूरी चीज़ें पढ़ ली हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्री क्या है, लंग्स कैसे, लंग्स के बारे में, उसके बाद ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या है, पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटीज़ क्या क्या हैं, स्पायरोग्राम, स्पायरोमेट्री, सब ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, अब कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी में। ओके और किस तरीके से हम कहेंगे आगे जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग यहाँ पे डालिए, दैट इज द वी कैन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो इसको फटाफट से आप हेडिंग डालिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखिए गैसेस का एक्सचेंज होता है ड्यू टू डिफ्यूजन, ड्यू टू सिंपल डिफ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाए, तो वो ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक एग्जांपल होता है डिफ्यूजन, एक उसका टाइप होता है। डिफ्यूजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस या गैसेस मूव कर जाते हैं। ये चीज़ हमें हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफ्यूजन से होता है ड्यू टू सिंपल डिफ्यूजन। और अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कितने टाइप की गैसेस का ट्रांसपोर्ट पढ़ना हमें। ट्रांसपोर्ट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले एक चार्ट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन वाया आरबीसीज, और दूसरा टाइप इसका होता है डिजॉल्व इन प्लाज्मा, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। दो तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। पहला तो आरबीसी की हेल्प से, और आरबीसी में भी क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो हम लिखेंगे वाया आरबीसी या फिर वाया हीमोग्लोबिन, वाया हीमोग्लोबिन। और दूसरा क्या है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तीन तरीके से होता है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। पहला वाया प्लाज्मा, ठीक है, या आप ऐसे वाया प्लाज्मा ना लिख के लिख लीजिए डिजॉल्व इन प्लाज्मा, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। अभी हम देखेंगे कि कितना कितना होता है ये। दूसरा वाया बाइकार्बोनेट आयन, और तीसरा वाया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तीन चीज, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन या कार्ब अमीनो कंपाउंड, ये सब हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तीन तरीके से होता है हमारे ब्लड में, ठीक। एक तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाते हैं, ब्लड का मैंने आपको कंपोजिशन बता रखा है, एक तो ब्लड सेल्स होती हैं, दूसरा ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक। वाया बाइकार्बोनेट आयन या वाया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब देखते हैं ये कितने परसेंट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी की हेल्प से होता है। तो एक मैं डेटा लिख रही हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। लगभग अप्रोक्सीमेटली 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी या हीमोग्लोबिन की हेल्प से होता है। दूसरा 3% जो आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, 3% ऑक्सीजन, ठीक। ये डेटा वेरी कर सकता है, ये 97 से 98.5 भी कभी कभी दिया रहता है, और ये तो उस हिसाब से आप यहाँ 3 से 4 4.5 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक जस्ट आपको एवरेज जो माना जाता है वो मैंने बताया। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व इन प्लाज्मा होता है, अप्रोक्सीमेटली 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है। सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में और 23% जो है वो कार्ब अमीनो कंपाउंड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक सबको समझ में आ गया है? ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, एक एक चीज समझेंगे। यहीं पे हम लोग बोहर्स इफेक्ट, हेल्डेंस इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट, हैम्बर्गर इफेक्ट, ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट को ही कहते हैं, रूट इफेक्ट, बहुत सारी चीजें समझेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए आज आपको एकदम कंसंट्रेट होकर नोट बनाना होगा, एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से समझिए, क्योंकि ये हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा आपको समझाने में ज़्यादा टाइम चला जाएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने इस लेक्चर को समझ लिया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझना है आपको। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए इसको। अब इतनी चीज़ें पहले आप फटाफट नोट करिए, तो फटाफट से नोट करिए इतनी चीज़ें। इससे पहले आप याद रखिएगा कि आप यहाँ पे बार बार हीमोग्लोबिन देख रहे हो, हीमोग्लोबिन, यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों चीज प्लाज्मा की हेल्प से ही होता है। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी, अभी कंफ्यूज नहीं होइए। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ कि हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का कितना % हीमोग्लोबिन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है, तो आप कहोगे 97%। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना % कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के या हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो आप कहोगे 23%। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है। तो आगे चलते हैं, इसको देखिए नेक्स्ट। पहले हम, अगर मैं हीमोग्लोबिन का फंक्शन देखूं तो ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, पहली चीज तो ये है। रेड कलर्ड है, क्यों रेड कलर्ड है, क्योंकि आयरन कंटेनिंग होता है ये पिगमेंट। इसका सेंट्रल एटम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन क्या है इसका, Fe+2। इंपॉर्टेंट है, फेरस आयन के फॉर्म में होता है ये। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, फेरस आयन के फॉर्म में होता है, Fe+2 के फॉर्म में। तो लिख लीजिए इसको, फेरस आयन। आगे अगर हम इसको देखें, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। 1 हीमोग्लोबिन, पहले हम फंक्शन ही देख रहे हैं। 1 हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है ये, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। तो अगर एक हीमोग्लोबिन है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड किया, तो ये बना लेता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इतनी बात पहले आप लोग हीमोग्लोबिन के बारे में समझ जाइए। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, और ये क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हम इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। एक और चीज आप लिख लीजिए, समटाइम्स, कभी कभी नोट करके लिख लीजिएगा ये बात। एक बहुत ही पॉइजनस गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। लिख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, has 250 times greater affinity, 250 times greater affinity to bind with, greater affinity than oxygen। ठीक है, than oxygen to bind with hemoglobin। और आपको बता दें कि कार्बन मोनोऑक्साइड कभी जब ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर, ये एक क्या है, पोल्यूटेंट है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा एफिनिटी है। ऑक्सीजन की कंपैरिजन में 250 गुना ज़्यादा एफिनिटी है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के बाद करने की। और इस, अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है, नीचे लिख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है तो ये क्या बना लेता है, ये एक बहुत ही वी कैन से कि ये एक कौन सा कंपाउंड हम कह सकते हैं इसको,
मेथिमोग्लोबिन या इस तरीके से नहीं, मेथिमोग्लोबिन नहीं है, ये बहुत एक अनस्टेबल कंपाउंड बना लेता है, स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, ठीक है, स्टेबल कंपाउंड। और मुझे जस्ट इस कंपाउंड का नाम अभी एकदम नहीं याद आ रहा है, तो इसको हम आगे देख लेंगे, अभी अचानक से याद आ जाएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इतनी बात सबको समझ में आ चुकी है। अब आगे हम देखेंगे हीमोग्लोबिन का फंक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पे देखिए इसका फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या वी कैन से ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या ट्रांसपोर्ट बहुत सही रहेगा इसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पहला फंक्शन है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का दूसरा फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन का दूसरा फंक्शन है, इसका दूसरा फंक्शन है दैट इज द हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज बफर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसकी तरह वर्क करता है, बफर की तरह। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बफर की तरह एक्ट करता है। बफर क्या होता है, तो आपको पता है, आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बफर ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं या ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे कोई भी फ्लूइड है उसके एल्कलाइनिटी और एसिडिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है, रेजिस्ट करते हैं। तो ये बफर, हीमोग्लोबिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बफर की तरह काम करता है। इतनी चीज आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो हमको लग रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये बहुत खतरनाक कंपाउंड होता है जिससे हमें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, ये हम लोग पोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो ये तो कहानी है हीमोग्लोबिन की। अब हमने क्या बोला था कि हीमोग्लोबिन 1 ग्राम, एक बात समझिए, आगे हम लोग और चीज लिखते हैं, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 ग्राम एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, देखिए 1 हीमोग्लोबिन, आप ऐसे लिख सकते हैं 1 हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बाइंड्स विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन अगर ग्राम में निकालना हो तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद द 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हम बात करें कि दूसरा पॉइंट, आप समझिए, इसको ध्यान समझिएगा, 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो जैसे हीमोग्लोबिन हम जब निकालते हैं ब्लड, हम लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा सा आपने खून का टेस्ट कराइए, तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन निकाला जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एवरेज मेल में 14 से 15 के आसपास होता है, फीमेल में हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होता है क्योंकि फीमेल में आरबीसी कम होता है, ठीक है, वहाँ पे 12 से 13 होता है, नॉर्मल माना जाता है। तो हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं कि चलिए 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मान लिया हमने, ठीक। तो 100 ml ब्लड में मान लीजिए 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। अगर 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो अगर हम निकाल लें सिंस, ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 100 ml, ठीक है, ब्लड में कितना ऑक्सीजन होगा, तो आप कहोगे कि क्योंकि 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतने ऑक्सीजन से बाइंड करता है, तो 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन निकाल लें हम, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे 15 इंटू कितना 1.34 ml ऑक्सीजन हो जाएगा ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा 20.1 ml ऑक्सीजन, ठीक, या आप कह दो अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑक्सीजन। तो इतनी बात तो सबको समझ में आ गई कि अगर देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अभी अचानक से आपको पीएच पूछ दिया किसी चीज़ का, आर्टरीज के ब्लड का, वेनस ब्लड का पीएच पूछ दिया, आपको पूछ दिया कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो देखिए ये डेटा इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में इतना है तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना होगा, इतना आ जाएगा,
ठीक है, इतना आ जाएगा। और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ब्लड में है? 100 ml ब्लड में है। तो इतनी बात तो सबको समझ में आनी चाहिए। अब इसको नोट करिए। फिर मैं आपको और चीज़ बता रही हूँ। ये तो है पूरा का पूरा 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन है। लेकिन अगर हम हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी निकालें तो समझिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 100 ml ब्लड है हमारे पास। अब आइए देखिए, इस चीज को हम आगे देखें। अब हम कहेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब आप इसको कैसे निकालोगे? तो हमने कहा कि 100 ml ब्लड है हमारे पास, ठीक है, ये 100 ml ब्लड है, इतनी बात पहले समझिए। या फिर आप ऐसे करिए, हमारे पास 20 ml ऑक्सीजन है 100 ml ब्लड में, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। लेकिन आप यहां से निकालोगे कि हाँ, जो ये सपोज कर लो कि 100% ऑक्सीजन है, 100% ऑक्सीजन है 100 ml ब्लड में, इतनी बात समझ में आ रही है। आप इसे दूसरे तरीके से निकाल रहे हो, इस 100% ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन है ये हमें निकालना है। तो हम कहेंगे इस 100% ऑक्सीजन में दो फ्रैक्शन है इसके, 97% ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन है, बाकी 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व इन प्लाज्मा है। यही बात है ना, प्लाज्मा में डिसॉल्व है, ये तो हम पहले निकाल चुके हैं। तो हम कहेंगे कि अगर हम हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी निकालें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, पूरे के पूरे ऑक्सीजन का 97%, तो 20 इंटू 97/100, यही निकालेंगे ना हम। देखिए तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, इसको देखिए, ये हमारा आ जाएगा 19.4 ml ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ध्यान से समझिए, 100 ml ब्लड में, या हम 100 ml ब्लड नहीं करेंगे, हम कहेंगे दिस इज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हमको पता है कि आप लोगों को बायो वाले की मैथ अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझना होगा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। इसको आप आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई भी आप लोगों को कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप इस चीज़ को यहाँ से समझिए, क्योंकि देखिए आपको टोटल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पूछ सकता है, लेकिन हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पूछ सकता है। तो टोटल अगर आप 100 ml ब्लड में पूरा ऑक्सीजन निकालें तो पूरा 100 ml ब्लड में पूरा ऑक्सीजन तो 20 ml आया था। लेकिन अगर हम हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैपेसिटी निकालें तो 97%, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर तो केवल 97% ऑक्सीजन जा रहा है ना, तो उसका हम 97% निकाल देंगे, तो उसका 97% कितना आ जाएगा, 19.4 ml आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, ये चीज देख लीजिए, ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतने ml ऑक्सीजन से बाइंड करता है, लेकिन एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम ऑक्सीजन है, तो हम 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन है ये निकाल लिया हमने, ठीक। लेकिन 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो हमने कहा था कि 20 ml ऑक्सीजन है, 20 ml ऑक्सीजन है, एक मिनट, हाँ। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, एक्चुअली अचानक से कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे निकाल लिया ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ये बात याद रखना, दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं, 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन है और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। ये दो अलग अलग चीज़ हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अब हम आगे चलें, देख लीजिए, इसको देख लीजिए, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। आगे आते हैं, अब हम देखते हैं कि कैसे पूरा का पूरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। इतनी बात हम लोग देखते हैं। जस्ट सपोज करिए कि ये है हमारा एल्वियोलाई। अभी हम बस एल्वियोलाई
और एक हम बना दे रहे हैं, ये सपोज करिए कि ये हमारा पल्मोनरी कैपिलरी। आप इमेजिन करिए कि कैसे कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हुआ होगा। ये डायग्राम से आप बहुत फेमिलियर हो चुके हैं, हम बार बार इसको पढ़ा चुके हैं। एल्वियोलाई है, पल्मोनरी कैपिलरी है, इसके नीचे हमारा यहाँ पे टिश्यूज है, ठीक है। और टिश्यूज की अगर हम बात करें, हम एक ही कलर से इसको बना दें, तो यहाँ पे हम देख रहे थे ये पल्मोनरी कैपिलरी, इसको मैं छोटा कर दूं, थोड़ा सा छोटा कर दूं, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ये पल्मोनरी कैपिलरी है, ये टिश्यूज है, और टिश्यूज से यहाँ पे क्या है, टिश्यू के पास कौन सी कैपिलरी होती है, सिस्टमिक कैपिलरी। टिश्यू के पास कौन सी कैपिलरी होती है, सिस्टमिक कैपिलरी। ये डायग्राम से सब फेमिलियर है, बिल्कुल, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये डायग्राम से एकदम अच्छे से सब लोग फेमिलियर हैं। हमने ये डायग्राम बना रखा है, आपको बता दिया है कि ये एल्वियोलाई है, ठीक है, दिस इज अ एल्वियोलाई। ये टिश्यू है, ठीक, ये क्या है, टिश्यू है। और ये है पल्मोनरी कैपिलरी, नो डाउट, ठीक है। और ये क्या है, सिस्टमिक कैपिलरी, ये है सिस्टमिक कैपिलरी। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि हमने ये हार्ट का राइट चैम्बर बना दिया, तो ये है राइट आरिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। यहाँ तक भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये राइट आरिकल, ये राइट वेंट्रिकल। टिश्यूज से ब्लड तो राइट आरिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी वेन हो जाती है, अरे सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, और ये जाके पल्मोनरी कैपिलरी में टूट जाता है। और फिर सपोज करते हैं ये हमने बना दिया लेफ्ट चैम्बर, ये लेफ्ट आरिकल, ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अगर हम बात करें, इसको फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो ये मान लेते हैं राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ओर्टा जाती है और जाके ये कैपिलरी में टूट जाती है लंग्स के पास। एम आई क्लियर? फिर ये पल्मोनरी कैपिलरी रीजॉइन होके पल्मोनरी वेन बनाते हैं, है ना, और पल्मोनरी वेन आके लेफ्ट आरिकल में खुलता है, और लेफ्ट आरिकल से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सिस्टमिक ओर्टा या सिस्टमिक आर्टरी में टूट जाता है। टूटना मतलब सिस्टमिक ओर्टा यहाँ से निकलती है और ये सिस्टमिक कैपिलरी में टूट जाती है, और आगे चल के ये सिस्टमिक वेन बना लेते हैं, और सिस्टमिक वेन खुलती है राइट आरिकल में। ये डायग्राम हम ऑलरेडी बहुत बार आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं, और ये तो एकदम कॉमन सी बात है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अब देखिए क्या होता है, इस चीज को समझेंगे ना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है एल्वियोलाई में, ये बात हमें पता है। अब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा, ये सपोज करिए कि ये कैपिलरी के अंदर ब्लड है, और ब्लड के अंदर क्या है भाई, सपोज करिए कि ये है ब्लड के अंदर ये है आरबीसी, ठीक है। ये ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी है। या अभी कुछ मत मानिए आप, चलिए आपको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, बस आप समझिए ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ये मैं मिटा दे रही हूँ, यहाँ पे सपोज करिए कुछ नहीं है, ओके। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी, अच्छा पल्मोनरी ओर्टा से कैसा ब्लड आ रहा है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इधर आ जाएगा ज्यादा से कम की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला जाएगा। ये बात तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब ये ब्लड कैसा हो गया, ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट आरिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर टिश्यूज के पास आता है। लेकिन इस जगह पे ये ऑक्सीजन जो आई, ये ऑक्सीजन जो आई है वो दो फॉर्म में यहाँ पे आएगी। 97% ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में डिजॉल्व, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेगा, और 3% ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले आप इस डायग्राम को एकदम रफली समझिए, फिर हम अच्छा डायग्राम बनाएंगे। 90 ये जो ऑक्सीजन आया वो ऑक्सीजन जाएगा कहाँ भाई, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा ना। कैसे, ऑक्सीजन अपने से आ जाएगा क्या यहाँ से यहाँ तक? हम लोग तो ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, लेकिन ऑक्सीजन किससे बाइंड करेगा, 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेगा, और जब ऑक्सीजन और 3% ऑक्सीजन ऐसे ही ब्लड यहाँ पे जो बह रहा है प्लाज्मा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आपने समझ लिया कि चलिए यहाँ पे क्या हुआ, इस पल्मोनरी कैपिलरी मतलब लंग्स के लेवल पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लिया है। ऑक्सीजन ने किससे बाइंड किया है? हीमोग्लोबिन से बाइंड किया है। और 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में यहाँ से चलते हुए चला आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है इसमें, किसमें? सिस्टमिक कैपिलरी में। वो किस फॉर्म में आ रहा है जल्दी से बताइए आप लोग। 97% हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है। 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है और 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व है। अब मैं यहाँ पे हमें बहुत चीज़ें देखनी होती है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रही हूँ अलग। आइए अब टिश्यू लेवल पे देखिए। सपोज करिए कि मैंने ये टिश्यू बना दिया, एकदम ध्यान से इस चीज को समझेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ये टिश्यू बना दिया है और मैंने ये बना दिया पल्मोनरी सिस्टमिक कैपिलरी। क्या बनाया है? ये सिस्टमिक कैपिलरी। चलिए अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सिस्टमिक कैपिलरी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सिस्टमिक कैपिलरी थोड़ा बड़ा बना रही हूं, अब इसको समझिए। इस सिस्टमिक कैपिलरी में हमारे पास क्या है? आरबीसी भी है। लीजिए मैं आरबीसी भी बना दे रही हूं, ये आरबीसी है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे देखिए दो तरीके का ऑक्सीजन आ रहा है। 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आ रहा है और 3% प्लाज्मा में घुला हुआ चला आ रहा है ऑक्सीजन। अब ये यहाँ पे आ रहा है, ये क्या है? सिस्टमिक कैपिलरी, नो डाउट। ठीक, सिस्टमिक कैपिलरी। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। अब आप बताओ कि ये हमारा है टिश्यू। आप एकदम स्टार्टिंग पहले वाले चैप्टर में चले जाइए। मैंने कहा था टिश्यू में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और ऑक्सीजन कम है ना। अब देखिए ये क्या है? बीच में क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड। इसी को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहे थे। कोई टेंशन की बात नहीं है, ऑलरेडी हम लोग हार्ट में इसको पढ़ चुके हैं। टिश्यू फ्लूइड है, या इसी को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, या इसी को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, इसी को हम लिम्फ कह देते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको पता है। अब एक बात है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आएगा। ठीक, यहाँ पे आया और यहाँ से आ गया इस प्लाज्मा में। ये तो प्लाज्मा है, ये पूरा का पूरा ब्लड है। ब्लड में ये आरबीसी है, ये आरबीसी है। ठीक है, और ये क्या है? प्लाज्मा है ना, कोई टेंशन नहीं, ये प्लाज्मा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया प्लाज्मा में। इतनी बात सबको समझ में आई? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया प्लाज्मा में। और कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये पहले हम देखते हैं। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा से फिर एक और लेयर क्रॉस करता है और आ जाता है आरबीसी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाता है? आरबीसी के अंदर। अब यहां देखिए, इस आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है? तो हम कहेंगे ये रिएक्ट करता है वाटर से, और वाटर से रिएक्ट करके बना लेता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। और ये ऐसे ही नहीं होती, ये रिएक्शन होती है एक एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये हम पढ़ा भी चुके हैं आपको। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एक एंजाइम होता है आरबीसी के अंदर, जिसको हम फास्टेस्ट एंजाइम कहते हैं। वो आरबीसी के अंदर कौन सी रिएक्शन करवाता है? ये करवाता है CO2 को वाटर के साथ जोड़ के कार्बोनिक एसिड बना लेता है। लेकिन ये कार्बोनिक एसिड, ध्यान समझिए, ये कार्बोनिक एसिड फिर से ये जो कार्बोनिक एसिड है फिर से ये टूट जाता है H+ में और HCO3- में, और इसी एंजाइम की प्रेजेंस में। मतलब ये एंजाइम ये दोनों रिएक्शन करवा रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है और कार्बोनिक एसिड को तोड़ के H+ और HCO3- में तोड़ देता है। अब आपको पता है क्या होता है, ये रिएक्शन क्यों हो रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो H+ है, ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ना, ये आ जाता है आरबीसी से बाहर प्लाज्मा में। अरे ऐसा क्यों हो रहा है मैं आगे बताऊंगी। बाइकार्बोनेट आयन आ जाता है आरबीसी के बाहर, आरबीसी से बाहर प्लाज्मा में। और अगर ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर प्लाज्मा में आ जाएगा तो यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और प्रोटॉन क्योंकि H+ है, अगर देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज अगर बाहर आ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी ना भाई। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए इसी से ये
बाइकार्बोनेट आयन बाहर आता है और क्लोराइड आयन अंदर आ जाता है। कि लो तुम एक माइनस चार्ज बाहर गए हो तो हम अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। अभी आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी, बस आप समझते चलिए, एक एक पॉइंट देखते जाइए, मजा आएगा आपको अगर एक बार आपने समझ लिया। और ये जो प्रोटीन है इसको हम कहते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, मतलब बाइकार्बोनेट बाहर आया और क्लोराइड आयन अंदर आया, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, क्यों हुआ कैसे हुआ ये आगे हम लोग बात करेंगे। और अब आप ध्यान समझिएगा कि क्लोराइड आयन तो अंदर आ चुका है, अब इस H+ का क्या होगा, इस H+ का क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे। ये H+, क्योंकि अगर ये H+ ऐसे ही रहा तो प्रोटॉन आयन जानते हैं, प्रोटॉन बहुत ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है, प्रोटॉन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है। ये बहुत सारी मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग, बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्शंस को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। तो प्रोटॉन को हम ऐसे खुले नहीं छोड़ते हैं। प्रोटॉन को कौन कैप्चर, अगर प्रोटॉन है तो यहाँ पे एसिडिटी बढ़ेगी ना, प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, प्रोटॉन अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी कि नहीं, pH कम हो जाएगा और एसिडिटी बढ़ेगी, और एसिडिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। तो अब बताइए हमें क्या करना है, हमें एसिडिटी को मेंटेन करना है। हमने अभी अभी कहा था कि जो एसिडिटी और एल्कलाइनिटी को मेंटेन करता है उसको हम लोग कहते हैं बफर। तो यहाँ पे बफर की तरह कौन काम करेगा, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या करेगा, सपोज करिए ये हमारा हीमोग्लोबिन है, ये क्या है, हीमोग्लोबिन, लेकिन ये हीमोग्लोबिन ऑलरेडी ऑक्सीजन से बाइंड है, ये तो ऑक्सीजन से बाइंड करके आया है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है, ये सबको पता है क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है। फिर भी ये थोड़ी कृपा करेगा, ये इन H+ को पकड़ लेगा, ये H+ आके यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे कुछ, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है तो प्रोटीन में एमिनो एसिड होता है, उस एमिनो एसिड से H+ को वो पकड़ लेगा। तो क्या कहने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन ने बफर की तरह काम किया कि जो प्रोटॉन ऐसे खुले में घूम रहे थे उनको पकड़ लिया हीमोग्लोबिन। अब एक बात आपको बता दूं, एकदम अच्छे से समझिए, जैसे हीमोग्लोबिन, ये समझिए ऑक्सीजन और प्रोटॉन एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन एक दूसरे के दुश्मन है, इतना समझ लीजिए। या हम कह सकते हैं प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन कैन नॉट होल्ड ऑक्सीजन। जब ये हीमोग्लोबिन प्रोटोनेटेड हो जाएगा, जब ये प्रोटॉन से बाइंड कर लेगा तो ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पाएगा और ऑक्सीजन को यहाँ से रिलीज कर देगा। ये ऑक्सीजन को यहाँ से रिलीज कर दिया तो ये ऑक्सीजन आ गई टिश्यूज के पास। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे कि यहाँ से ये सिस्टमिक कैपिलरी ऑक्सीजन दे देता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो कैसे दिया कैसे लिया ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन को कौन देता है, हीमोग्लोबिन देता है, ठीक है, टिश्यू को, और टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कैसे कैसे किया और कैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आया। अब मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अब जो मैंने ये वाली प्रोसेस बताई है इसको जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आया और ये जब वाटर से रिएक्ट कर लिया तो क्या बना दिया, बाइकार्बोनेट आयन। और अब अगर ये बाइकार्बोनेट आयन, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, बाइकार्बोनेट आयन टूटेगा नहीं, बाइकार्बोनेट आयन टूटेगा नहीं तो ये कार्बोनिक एसिड बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर ये प्रोसेस टूटे ना, ये प्रोसेस ना हो, ये वाली प्रोसेस, तो ये यहाँ डिपॉजिट होने लग जाएगा, कौन, बाइकार्बोनेट आयन। और एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर कोई प्रोडक्ट डिपॉजिट हो रहा है तो रिएक्शन रुक जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जा ही नहीं पाएगा, ये वाली रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। अगर ये बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे, ये कार्बोनिक एसिड यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है तो कार्बोनिक एसिड वहाँ पे डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, आप खुद अपने आप से सोचिए कि ये वाली रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि भाई प्रोडक्ट डिपॉजिट हो रहा है तो फिर कहाँ से वो रिएक्शन हो पाएगी। तो इसीलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से चले जाए, टिश्यू से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चले जाए, ठीक है, इसके लिए ये क्या होता है, बाइकार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड टूट जाता है H+ और बाइकार्बोनिक एसिड में, और कार्बोनिक क्या कहेंगे, बाइकार्बोनेट आयन में, और बाइकार्बोनेट आयन को यहाँ से हम इधर ना भेज दें, बाहर ना कर दें तो ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो ना, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट कभी आप पढ़िएगा, कॉमन आयन इफेक्ट क्या कह रहा है कि अगर आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि इस कार्बोनिक एसिड को बना के बाहर भेजा जाता है, और बाहर भेजा जाता है तब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाके ये रिएक्शन हो रही है। और अगर इस कार्बोनिक एसिड आयन को हम बाहर भेज रहे हैं
तो हमें इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को तो मेंटेन करना है, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी यहाँ डिस्टर्ब ना हो इसलिए यहाँ से क्लोराइड आयन बाहर अंदर चला जाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। और हर वो मेम्ब्रेन, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जो सेलेक्टिवली परमिएबल हो, जो केवल एनायंस के लिए परमिएबल हो, कैटायंस के लिए परमिएबल ना हो, उसको हम लोग कहते हैं डोनंस मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं? डोनंस मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनंस मेम्ब्रेन का मतलब है ऐसी मेम्ब्रेन, लिख लीजिए, मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली नेगेटिव आयन, जो केवल नेगेटिव आयंस को अलाउ करती है, पॉजिटिव आयंस को अलाउ नहीं करते, उसको डोनंस मेम्ब्रेन कहते हैं। और आरबीसी की मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है, ये केवल नेगेटिव आयंस को देखिए अलाउ कर रहा है। बाइकार्बोनेट आयन बाहर आया, क्लोराइड आयन अंदर गया, क्या कोई पॉजिटिव आयन यहाँ से क्रॉस कर पा रहा है? नहीं। ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं डोनंस मेम्ब्रेन। लिख लीजिए इसको, ठीक है। डोनंस मेम्ब्रेन का मतलब है ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल नेगेटिव आयन को अलाउ करे, पॉजिटिव आयन को अलाउ ना करे, इसको कहते हैं डोनंस मेम्ब्रेन। ठीक, अब बात आपको, इतनी बात शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं तब जाके यहाँ से ऑक्सीजन आया। अब अगर यहाँ पे या H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो pH घटने लग जाएगा, और pH घटने लग जाएगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। इसलिए ये हीमोग्लोबिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है यहाँ पे, वो इस H+ को कैप्चर कर लेगा और ये हो जाएगा प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन। और अगर ये प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन हो गया तो ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। और ऑक्सीजन कहाँ पे रिलीज हुई? जल्दी बताइए, ऑक्सीजन कहाँ पे रिलीज हुआ? तो आप कहोगे टिश्यू के लेवल पे। और ऑक्सीजन किससे डिसोसिएट हुआ? हीमोग्लोबिन से। तो टिश्यू के लेवल पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टूट जा रहा है या निकल जा रहा है, किस लेवल पे? टिश्यू के लेवल पे। लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, किसकी वजह से ये ऑक्सीजन डिसोशिएट हुआ है? टिश्यू के लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन डिसोशिएट हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड ना रहता तो ये ऑक्सीजन कैसे यहाँ पे डिसोशिएट हो पाता? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और ये पहले बनाया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से ये बनाया बाइकार्बोनेट आयन और H+, और यहाँ से H+ ना बना होता और H+ जाके इस हीमोग्लोबिन से ना बाइंड करता तो ये ऑक्सीजन डिसोशिएट नहीं हो पाता। तो इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू डिसोशिएट ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द लेवल ऑफ टिश्यू is called as बोहर्स इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। अब आपको समझ में आया बोहर्स इफेक्ट क्या है? बोहर्स इफेक्ट का मतलब ऑक्सीजन पे, या हम कह सकते हैं इट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ऑक्सीहीमोग्लोबिन। किस पे? ऑक्सीहीमोग्लोबिन पे। टू डिसोसिएट ऑक्सीजन टू द पेरिफेरल टिश्यूज इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बोहर्स इफेक्ट किस कैपिलरी से रिलेटेड है, तो आप कहोगे बोहर्स इफेक्ट सिस्टमिक कैपिलरी से रिलेटेड है, या फिर बोहर्स इफेक्ट टिश्यू लेवल से रिलेटेड है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अब आप कहोगे कि चलिए देखिए, हमने देखा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो इतनी तरीके से हो रहा है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। 97% ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में, 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होके आ रहा है। एम आई क्लियर? अब आप कहोगे कि यहाँ पे देखिए, ध्यान समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कितने फॉर्म में हो रहा है? तो आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यू से इस ब्लड के अंदर आता है, कैपिलरी के अंदर, तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है। किसमें? प्लाज्मा में। ये प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया। उसके बाद बाकी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ जाता है, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड में फिर से 70% कार्बन डाइऑक्साइड इस बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में आता है। किसके फॉर्म में? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। और ये बाइकार्बोनेट आयन भी तो आ जाता है प्लाज्मा में। अब बचा 23% कार्बन डाइऑक्साइड। ये 23% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है? तो हमने कहा था कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब यही हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? 23% कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा।
अब ये 23% कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर जाएगा। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करके आया था, ऑक्सीजन दे दिया, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर जाएगा। अब ये 23% हीमोग्लोबिन, जैसे देखिए मान लीजिए हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन के पास क्या होता है, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों होते हैं। सपोज करिए कि ये इसका अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, ठीक है। अब अगर मैं इस NH2 ग्रुप की बात करूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, NH और H ऐसे भी लिख सकती हूं। और मैं क्या करूंगी कि इस 23% कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे जोड़ दूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक, इस हीमोग्लोबिन से जोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ये कहलाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या कहलाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो अब ये हीमोग्लोबिन बाइंड कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन केवल 23% कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड किया, ठीक है। हीमोग्लोबिन भाई एक प्रोटीन है, प्रोटीन के पास अमाइनो ग्रुप तो होगा ना एक, और उसी अमाइनो ग्रुप से जाके ये बाइंड कर लिया। लेकिन आपको याद रखना है, ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है ना, ये प्रोटॉन से भी बाइंड किया है। किससे बाइंड किया है, प्रोटॉन भी यहाँ पे बाइंड किया हुआ है। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ जाएगी। मैं फिर से दोबारा से समझाऊंगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको चीजें इतनी अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि आप आगे अपनी लाइफ में कभी इसको नहीं भूल पाओगे, ठीक है। अब यहां से आगे चले, आगे मूव करते हैं। देखिए अब आप बताओ, यहां पे 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व है डायरेक्टली, और फिर 70% और भी यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में है ना, ठीक। लेकिन 23% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर है, आरबीसी के अंदर है। किस फॉर्म में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब मैं एक दूसरा डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूं। देखिए दूसरा डायग्राम बनाइए यहां पे। अब इस डायग्राम को आप थोड़ा सा हम टिश्यू को ऐसे बना देते हैं। ये मैं सिस्टमिक कैपिलरी बना दी, कोई दिक्कत नहीं। इस सिस्टमिक कैपिलरी से अब हम एल्वियोलाई को और इस लेवल पे आएंगे, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं, हम इस लेवल पे आते हैं। अब यहां से ब्लड आया, या देखिए मैं इसको छोटा सा बना भी दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। और इस लेवल पे मैं इसको थोड़ा सा, ये वाली कैपिलरी अब मैं बड़ा बनाने जा रही हूं, ठीक है। देखिए अब देखिए यहां पे क्या हुआ, ये इस तरीके से अब टिश्यू लेवल से यहाँ पे आ रहे हैं ब्लड। आपको पता है यहाँ पे ब्लड ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट अब होने वाला है, वेन है, ये वेन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कितने फॉर्म में आ रहा है बताइए, 3 फॉर्म में आ रहा है। 70% बाइकार्बोनिक आयन के फॉर्म में, 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व होके, और 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक। यहां से ये चलते 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 कहाँ आ जाएंगे जल्दी से बताइए। ये तो पहले तो आएंगे राइट आरिकल में, ठीक है, क्योंकि टिश्यू से सारा ब्लड राइट आरिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी ओर्टा से होते हुए ये आ जाएंगे पल्मोनरी कैपिलरी में। किस में आ जाएंगे, पल्मोनरी कैपिलरी में। कोई दिक्कत नहीं, सब आ गए, सब आ गए। देखो पल्मोनरी कैपिलरी में क्या क्या आया, ये मैं बना दूं यहाँ पे आरबीसी। आरबीसी के अंदर हमारे पास है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन प्रोटॉन से भी बाइंड किया है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड किया। बस इतना समझिए, आपके फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई एम मेकिंग वेरी सिंपल डायग्राम, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। ये हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है, और 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में है, और 7% डिजॉल्व है प्लाज्मा में, ठीक, 7% डिजॉल्व है प्लाज्मा में। अब आपको पता है जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, अब ये ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, जैसे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पहले गया था घूमते 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 घूमते, अब यहाँ से ऑक्सीजन आएगा पहले यहाँ, और यहाँ आएगा ऑक्सीजन। अरे अब तो फिर से ऑक्सीजन और प्रोटॉन का सामना हो गया। यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे जैसे ही ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड किया था, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड किया था, और जैसे इसको प्रोटॉन मिला ये ऑक्सीजन को भगा दिया, प्रोटॉन ने ऑक्सीजन को भगा दिया था यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा होगा,
अब ऑक्सीजन का सामना फिर से हीमोग्लोबिन से हुआ। भाई तुमने एक बार हमको भगाया था, अब मैं बताता हूं तुमको। चलो तुम भागो यहाँ से, फटाक से निकल जाओ। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे ही आएगा ये ऑक्सीजन देखिए इस प्रोटॉन को यहाँ से किक कर देगा, ये प्रोटॉन निकल गया। चलो तुम भाग जाओ फटाक से। ठीक, पहली चीज तो यही करेगा ये। तो ऑक्सीजन ने प्रोटॉन को जैसे ही हटाया, मेरी बात को ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? या फिर पहले आप ऐसे समझो, इसको मैं दूसरे डायग्राम में बना रही हूँ, दूसरे डायग्राम में समझिए। टेंशन नहीं लेना है कि ये सब क्या पढ़ा रही हैं मैडम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, सब समझ में आएगा। जानते हो आप, जब कोई रॉकेट साइंस पढ़ाता है, जब कोई बहुत एकदम पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन लोग लगन से वहाँ पे लगे रहते हैं। आपको स्पेस में जानना है किसी को, तो वहाँ पे पहले क्या करते हैं, चीज़ें बताते हैं, सारी चीज़ें। अगर आप एक साइंटिस्ट बनने वाले हो तो शुरू में तो कुछ नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे तो सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कैसे कैसे ये सब ट्रांसपोर्ट हुआ होगा। ठीक है, सपोज करिए कि ये मैं बना रही हूँ पल्मोनरी कैपिलरी, कोई दिक्कत यहाँ तक? और पल्मोनरी कैपिलरी में ये है हमारा आरबीसी। मैं आरबीसी को बाई कॉन्केव ना बना के ऐसे ही बना दूं, कोई टेंशन नहीं। ये आरबीसी है, ठीक है। हमें पता है कि ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन है केवल, और हीमोग्लोबिन प्रोटॉन से भी बाइंड किया है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड करके आ रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। और इस प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70% कार्बन डाइऑक्साइड है और 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है प्लाज्मा में। ठीक, ये है हमारी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। ये एल्वियोलाई अपना ऑक्सीजन देगी। जाओ तुम पहले थोड़ा सा रुको। अब देखो तुम्हारा दुश्मन, एक बार तुमको भगाया था इस प्रोटॉन ने, तुम प्रोटॉन को भगाओ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड, मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप डिसोसिएट हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी। और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ये थोड़ा सीधा साधा इंसान है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही निकल गया, और क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। चलो ठीक है, निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड सपोज करो कि यहाँ से निकल चुका है, बचा क्या, ये हीमोग्लोबिन जिसने प्रोटॉन को लिया है। तब तक ऑक्सीजन से इसका सामना होता है। ऑक्सीजन आया, और ऑक्सीजन, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करना शुरू किया। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो ये प्रोटॉन को यहाँ से हटा देगा। इतनी बात समझ में आ गई? ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन से बाइंड किया तो इसने प्रोटॉन को हटा दिया। प्रोटॉन को भी यहाँ से हटाया और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से निकल गई। ठीक है, एक बात समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से निकली, और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी वजह से निकली? इस ऑक्सीजन की वजह से निकली। ठीक है, और भी देखते हैं। जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे आया, ठीक है, तो इसने प्रोटॉन को हटा दिया। अब ये प्रोटॉन क्या करेगा? अब ये प्रोटॉन फिर से निकल गया भाई। अरे प्रोटॉन तो पूरा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर देगा, इस प्रोटॉन का कुछ करना पड़ेगा। अब इस प्रोटॉन का ये हीमोग्लोबिन मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसने ऑक्सीजन से बाइंड कर लिया है। वहां पे तो उसने उसको कैप्चर कर लिया था, लेकिन यहाँ पे ये प्रोटॉन इस तरीके से घूमता रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। अब इस प्रोटॉन को क्या किया जाएगा? जो क्लोराइड आयन यहाँ पे अंदर आया था, यहाँ पे क्लोराइड आयन अंदर आया था और बाइकार्बोनेट आयन बाहर गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसका उल्टा होगा। बाइकार्बोनेट आयन यहाँ बाहर है और क्लोराइड आयन अंदर है ना। क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और जब क्लोराइड आयन बाहर निकलेगा तो इसकी जगह पे बाइकार्बोनेट आयन अंदर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट आयन अंदर आ गया। अब जब ये बाइकार्बोनेट अंदर आएगा तो प्रोटॉन से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेगा, और कार्बोनिक एसिड फिर टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ से चला जाएगा बाहर। बात समझ में आई? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसकी वजह से बाहर गया? किसकी वजह से बाहर गया? इस ऑक्सीजन की वजह से। इस ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन आया, तब यहाँ से प्रोटॉन निकला, और जब यहाँ से प्रोटॉन निकला तो ये प्रोटॉन ने प्रोटॉन जब डिस्टर्ब करने लगा तो
क्लोराइड आयन बाहर चला गया जो अंदर आया था, और बाइकार्बोनेट आयन जो बाहर था वो अंदर आ गया, और उसके बाद क्या हुआ, कार्बोनिक एसिड बन गया, और इस कार्बोनिक एसिड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया, और जो ये डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी यहाँ से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल कर देते हैं। बात समझ में आई? अब आप कहोगे कि ये इफेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने कहा बोहर्स इफेक्ट हो रहा था। देखिए बोहर्स इफेक्ट का मतलब क्या, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू डिसोसिएट ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन टू द टिश्यू, इसको हमने क्या कहा था, बोहर्स इफेक्ट कहा था। यहां पे क्या होगा, इस रीजन पे होता है हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट, अब आप कहोगे ये हेल्डन इफेक्ट क्या है? हेल्डन इफेक्ट का मतलब इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हेल्डन इफेक्ट क्या है, दिस इज द, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक मिनट, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन टू डिसोसिएट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, ये ऑक्सीजन आया तभी तो ये प्रोटॉन जनरेट हुआ, प्रोटॉन जनरेट हुआ तभी बाइकार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड बना तभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ यहाँ से। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट हो पा रहा है बाइकार्बोनेट आयन से, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। इसको हम लोग कहते हैं हेल्डन इफेक्ट। क्या नाम देते हैं, हेल्डन इफेक्ट। अब आपसे पूछा जाएगा कि हेल्डन इफेक्ट इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है भैया, तो आप कहोगे हेल्डन इफेक्ट इज रिलेटेड विद पल्मोनरी कैपिलरी। किससे रिलेटेड है, पल्मोनरी कैपिलरी, और या तो फिर आप कहोगे एल्वियोलाई के लेवल पे है ये, किसके लेवल पे, एल्वियोला। जबकि बोहर्स इफेक्ट किससे रिलेटेड था, सिस्टमिक कैपिलरी से। आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। इतनी बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये चीज सबको समझ में आनी चाहिए कि कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 बात बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। इसको देखिए, इस डायग्राम को देखिए। जब आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि यहाँ से जो ब्लड जा रहा है, यहाँ से ये वेनस ब्लड है ना भाई? ये कैसा ब्लड है, वेनस ब्लड है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है ना? तो ये कैसा ब्लड है, वेनस ब्लड है। यही रीज़न होता है कि जो हमारा वेनस ब्लड होता है उसका pH 7.34 होता है, और जबकि हमारे इसमें देखिए, इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जो हमारा ब्लड आ रहा है ये वेनस ब्लड है। कैसा ब्लड है, वेनस ब्लड। समझ में आ रहा है, वेनस ब्लड का pH 7.34 होता है, जबकि ये सिस्टमिक ओर्टा वाला जो ब्लड आ रहा है ये है आर्टेरियल ब्लड, और इसका ब्लड होता है 7.4। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये क्यों डिफरेंस होता है इतना pH का, माइनर डिफरेंस क्यों होता है, 0.06 का डिफरेंस क्यों होता है यहाँ पे। इसका एक रीज़न है क्योंकि यहाँ से जो ब्लड जा रहा है उसमें प्रोटॉन ज़्यादा है। ठीक है ना, प्रोटॉन ज़्यादा है कि नहीं? देखिए यहाँ से जो ब्लड जा रहा है इसमें ये प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो pH कम हो जाएगा कि नहीं? तो pH कम हो जाएगा तो वेनस ब्लड का pH कम होता है एज कम्पेयर टू आर्टेरियल ब्लड। ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है pH के बारे में। आर्टेरियल ब्लड का pH कितना होता है, 7.4, जबकि वेनस ब्लड का pH होता है 7.34। इसका रीज़न यही है कि वो ब्लड आ रहा है सिस्टमिक कैपिलरी से, और सिस्टमिक कैपिलरी में प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन कहाँ से आया, ये सब हम लोगों ने देखा कि वो प्रोटॉन कहाँ से आया है और उसका क्या क्या काम है। इतनी बात सबको समझ में आ चुकी है। एक पूरा का पूरा एक समरी में बताऊंगी और आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। एकदम ध्यान से समझिए कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन कौन सा इफेक्ट है, कहाँ ऑक्सीजन एसोसिएशन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो रहा है। अब मैं एकदम स्टार्टिंग से चल रही हूँ, फिर मैं इसको पूरा लिखवा दूंगी। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, समझिए। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। हमने कहा कि सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन अंदर आती है। ये कौन सी कैपिलरी है, तो आप कहोगे पल्मोनरी कैपिलरी। और पल्मोनरी कैपिलरी में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है 97% ऑक्सीजन, और इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन। तो एल्वियोलाई लंग्स के लेवल पे क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है। कितना, 97% हीमोग्लोबिन से बाइंड किया और 3% प्लाज्मा में डिजॉल्व हो गया। अब ये ब्लड चला आ रहा है टिश्यू के लेवल पे। किस लेवल पे आएगा, टिश्यू के लेवल पे। अब टिश्यू के लेवल पे देखिए, इसको देख लीजिए आप लोग, इसको पॉज करके आप बना सकते हैं या चीजों को समझ सकते हैं। टिश्यू के लेवल पे बहुत लंबा चौड़ा चीज हो रहा है। क्या 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 हो रहा है,
यहाँ आते हैं, हम कहते हैं कि हमारे जो टिश्यूज है वहाँ पे सेलुलर रेस्पायरेशन हो रहा होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब सेलुलर रेस्पायरेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आके यहाँ से डिफ्यूज होता है और आ जाता है धीरे धीरे चलते हुए इस ब्लड के अंदर। ब्लड में दो पार्ट है, एक प्लाज्मा और एक आरबीसी का पार्ट है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है, बाकी 93% कार्बन डाइऑक्साइड आता है आरबीसी के अंदर और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से बाइंड करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है एक एंजाइम की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। लेकिन अगर इसको तोड़ा ना जाए तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगा, फिर ये रिएक्शन रुक जाएगी, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पाएगी। जबकि टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड देगा भाई, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये इसको तोड़ना पड़ेगा और अब ये टूट जाता है किसमें, H+ में और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। और अगर इस आयन को भी हम यहाँ से ना हटाएं तो ये रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन रुक जाएगी और इस रिएक्शन को भी हमें कंटिन्यू रखना है, तो हम इस HCO3- को बाहर निकाल देते हैं किसमें, आरबीसी से। और यहाँ पे एक प्रोटीन होती है जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का काम करती है, या वी कैन से कि ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये एक एंटीपोर्ट है। ये बाइकार्बोनेट आयन को बाहर तो भेजती है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, H+ ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसी के साथ साथ ये क्लोराइड आयन को अंदर डाल देता है। ठीक है, इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर इफेक्ट, आगे हम बताएंगे। ठीक, ताकि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। अब ये बचपन में आप लोग पढ़ते थे कि ये क्लोराइड आयन आया कहाँ से, भाई यहाँ HCl था, NaCl था, ठीक है, और वही HCl टूट के यहाँ से HCl क्लोराइड अंदर चला गया, H+ बचा है और Na+ बचा है, तो ये इससे बाइंड कर लेगा बाइकार्बोनेट आयन से। ठीक है, तो ये चीज़ इसको ऐसे समझना है आपको। चलिए देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये जाएगा आगे। बस मैंने बाइकार्बोनेट लिखा है तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए कि बाइकार्बोनेट क्या है, एक्चुअली वो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में बाहर जाता है। अभी मैं रिएक्शन लिखूंगी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है कि ये क्लोराइड आयन, अब फिर भी ये H+ क्या करेगा, H+ बढ़ रहा है, अगर H+ बढ़ रहा है तो ये इस H+ को कैप्चर कौन कर लेता है, हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक अच्छा बफर है और वो अब pH में चेंज नहीं होने देगा, तो इस वजह से ये क्या करेगा, ये H+ को कैप्चर कर लेता है। तो अब ये हीमोग्लोबिन कैसा हीमोग्लोबिन हो गया, प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन। लेकिन ये हीमोग्लोबिन पहले से ऑक्सीजन से बाइंड किया है, अब प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन कभी ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर सकता, इसलिए जैसे ही हीमोग्लोबिन इससे आके ऐसे बधा कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई और ये ऑक्सीजन आएगी कार्बन, ये आ जाएगी टिश्यू को मिल जाएगी। तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे टिश्यू प्रोड्यूस करेगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन इसको मिलेगा। जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उतना ही सारी रिएक्शन होगी, उतना ही प्रोटॉन जनरेट होगा, उतना ही प्रोटॉन जाके इससे बाइंड करेगा, उतनी ऑक्सीजन इसको मिलती जाएगी। तो ये तो हुआ यहाँ पे किस तरीके से सिस्टमिक कैपिलरी ऑक्सीजन लूज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गेन करती है। इतनी बात सबको समझ में आ चुकी है। आगे आते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। अब हमने कहा कि अब चलिए ये बाइकार्बोनेट भी आ गया प्लाज्मा में 70%, ये 7% पहले से डिजॉल्व था, और 23% कार्बन डाइऑक्साइड जाके इस हीमोग्लोबिन के एमिनो ग्रुप से बाइंड कर जाता है, जिसको हम कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड। ठीक, और इस इफेक्ट को टिश्यू के लेवल पे, इस इफेक्ट को हम कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। अब आप बोहर्स इफेक्ट रटिए नहीं, बोहर्स इफेक्ट का मतलब क्या है, बोहर्स इफेक्ट का मतलब ये है इट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू डिसोसिएट ऑक्सीजन, ठीक है, टू द टिश्यूज। बस इतनी सी बात है। तो ऑक्सीजन का इफेक्ट है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऊपर, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऊपर ये ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट है, और ऑक्सीजन ये डिसोसिएट कर देगा, इसी को कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग इस लेवल पे, और यहाँ पे हम देखेंगे इसी वजह से इस वेनस ब्लड का पीएच थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि H+ यहाँ पे ज्यादा है। ठीक, अब हम इस लेवल पे आते हैं, इसको देखते हैं इसके लेवल पे। अब ये आ गया हमारा पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आया भाई, ठीक है, ऑक्सीजन पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए यहाँ से डिसोसिएट हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसोसिएट हो गया। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन आएगा हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए, तो प्रोटॉन को हटा देगा, प्रोटॉन को डिसोसिएट करेगा, तो इस प्रोटॉन की वजह से क्या बना, प्रोटॉन अब डिस्टर्ब करने लग जाएगा ना, प्रोटॉन अकेला नहीं घूम सकता, तो जो बाइकार्बोनेट आयन बाहर था वो अंदर आ जाएगा, और जो क्लोराइड आयन अंदर था वो बाहर चला जाएगा।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो फिर यहाँ से कार्बोनिक एसिड बन के कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा बाहर। तो यहाँ पे ये क्या है, इसको हम कहते हैं हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, या वी कैन से इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन हीमोग्लोबिन टू डिसोसिएट प्रोटॉन बाय विच डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हेल्डन्स इफेक्ट कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो हेल्डन इफेक्ट इज रिलेटेड विद द पल्मोनरी कैपिलरी एंड बोहर्स इफेक्ट इज रिलेटेड विद द सिस्टमिक कैपिलरी। ठीक है, अब आते हैं, चलिए इसको लिखने की कोशिश करिए। अब हेडिंग डालिए, मैं बोलूंगी आप लोग लिखेंगे, ठीक। अब हेडिंग डाल दीजिए एक चीज। पहले क्या है, हमने क्या कहा था, लिखिए। हाँ, पहले सबसे पहले एक चीज हम लोग और समझेंगे। सबसे पहले एक चीज हम लोग और समझेंगे, एक टर्मिनोलॉजी होता है P50, या चलिए पहले लिखिए बोहर्स इफेक्ट। हेडिंग डालिए बोहर्स इफेक्ट, लिखिए बोहर्स इफेक्ट। तो बोहर्स इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ, लिखिए इसको, लिखिए जल्दी से लिखिए, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीमोग्लोबिन, या मैं लिखे दे रही हूं, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू डिसोसिएट ऑक्सीजन टू टिश्यूज। ठीक, ये क्या हो गया, बोहर्स इफेक्ट हो गया। रिलेटेड विद द, किससे रिलेटेड है, बोहर्स इफेक्ट इज रिलेटेड विद सिस्टमिक कैपिलरीज। यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, बोहर्स इफेक्ट में ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन हो रहा है। इतनी चीज लिख लीजिए फटाक से। और डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व, जो हम आगे पढ़ाएंगे, कर्व शिफ्ट टू राइट। ये कहां शिफ्ट हो रहा है, राइट शिफ्ट होता है। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व का क्या मतलब है। ये कर्व भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक, चलिए दूसरी चीज लिखिए, हेल्डन्स इफेक्ट। हेल्डन्स इफेक्ट सबसे पहली चीज तो रिलेटेड विद द पल्मोनरी कैपिलरी। किससे रिलेटेड है, रिलेटेड विद पल्मोनरी कैपिलरीज। किससे रिलेटेड है, पल्मोनरी कैपिलरी। इसको लिखिए, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन है ये, टू डिसोसिएट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम bicarbonate ion and from bicarbonate ion and carb amino hemoglobin ठीक है, ये हेल्डन इफेक्ट है रिलेटेड विद द पल्मोनरी कैपिलरी। यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन होता है ना भाई। यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, वहाँ पे डिसोसिएशन। और यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। अभी हम कर्व के बारे में बताएंगे, तब आप समझिए। एक और टर्म है, लिखिए रूट इफेक्ट। अब आपको होगी ये रूट इफेक्ट क्या है, इसी से मिलता जुलता है, कभी कभी पूछ देता है रूट इफेक्ट किससे रिलेटेड है। तो ऐसा मत समझ लीजिए रूट इफेक्ट का मतलब वहाँ प्लांट फिजियोलॉजी में नहीं चले जाएगा या प्लांट मार्फोलॉजी में, वो वाला रूट नहीं है। रूट इफेक्ट कहलाता है, इट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन, या फिर हम ऐसे कह लें, बस वही है, उसको हम थोड़ा सा अंदर लिख देते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन टू डिसोसिएट ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक्चुअली में
ऑक्सीजन कैसे डिसोसिएट हो रहा है यहाँ से, आपने देखा ऑक्सीजन इस प्रोटॉन की वजह से ही तो डिसोसिएट हो रहा है, इसी को रूट इफेक्ट कहते हैं। अगर आप यहाँ से ले जाएंगे जनरलाइज्ड वे में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये प्रोटॉन जनरेट हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट देखेंगे तब हम कहेंगे कि ये बोहर्स इफेक्ट है। लेकिन एकदम आप कह लो कि इस प्रोटॉन की वजह से जो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा है उसको हम रूट इफेक्ट कहते हैं। कुछ इसमें अलग चीज नहीं है, बस उसको आप थोड़ा डीपली लेके जाते हो, इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन, या फिर आप कह लो ड्यू टू इंक्रीज एसिडिटी टू डिसोसिएट ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ये क्या है, रूट इफेक्ट है। अगली चीज हम देखेंगे, या इसी पे लिख देते हैं, क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर्स। और ये भी किससे रिलेटेड है बताइए, रूट इफेक्ट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द सिस्टमिक कैपिलरी, सिस्टमिक कैपिलरी या टिश्यू से रिलेटेड है। क्लोराइड शिफ्ट, यहां पे भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन हो रहा है तो कर्व राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट या हैम्सबर्गर इफेक्ट, नाम सुना होगा आपने। अब आप कहोगे कि ये क्लोराइड शिफ्ट का मतलब क्या है। अब देखिए बुक में बहुत सारे ऑथर की बुक, इसलिए मैं फॉरेन बुक पढ़ती हूँ, बहुत सारे ऑथर की बुक में बस एक चीज़ लिखा है कि टिश्यू के लेवल पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी से बाहर आ जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। लेकिन क्लोराइड शिफ्ट केवल सिस्टमिक कैपिलरी से रिलेटेड नहीं है, ये पल्मोनरी कैपिलरी से भी रिलेटेड है। देखिए क्लोराइड शिफ्ट यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। क्लोराइड टिश्यू के लेवल पे या सिस्टमिक कैपिलरी में क्लोराइड आयन अंदर जा रहा है, लेकिन लंग्स के लेवल पे क्लोराइड आयन बाहर जा रहा है, आरबीसी से बाहर जा रहा है कि नहीं। तो देखिए क्लोराइड शिफ्ट का मतलब क्या है, लिखिए इसको, क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर्स इफेक्ट इसको कहते हैं। इट्स रिलेटेड विद द, आप देख लीजिए किससे रिलेटेड है बताइए, रिलेटेड विद सिस्टमिक कैपिलरी एज वेल एज पल्मोनरी कैपिलरी। और अब मैं इतना डिटेल नहीं लिखाऊंगी, सिस्टमिक कैपिलरी में क्या हो रहा है बताइए, क्लोराइड आयन इन हो रहा है और बाइकार्बोनेट आयन आउट हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं पल्मोनरी कैपिलरी के लेवल पे देखूं तो जस्ट उल्टा है, क्लोराइड आयन आउट, बाइकार्बोनेट आयन इन, ठीक। यही है क्लोराइड इफेक्ट या क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर इफेक्ट। बहुत बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एम आई क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हम आते हैं अपना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से। अब आपको कभी नहीं भूलेगा कि बोहर्स इफेक्ट क्या है, हेल्डन इफेक्ट क्या है, हैम्बर्गर्स, और क्यों आर्टेरियल ब्लड का पीएच थोड़ा ज़्यादा होता है, क्यों वेनस ब्लड का पीएच थोड़ा कम होता है, रूट इफेक्ट क्या है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए अब हम देखते हैं, एक हेडिंग डालिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। एक्चुअली आपके इंडियन ऑथर की बुक में केवल डिसोसिएशन कर्व रहता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, लेकिन आप इसको ऐसे मान के चलेंगे, दिस इज द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व, ठीक। ये कर्व एक्चुअली कैसे बनता है, तो आपके तो ये कर्व बनता है सिग्मोइडल। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये कर्व कुछ ऐसे बनता है, ये कर्व बनता है ऐसे। इस एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब आप कहोगे ये पार्शियल प्रेशर क्या है, आपने कभी नाम सुना है कि पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। पूरे के पूरे मान लीजिए बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैस हैं, ए बी सी, ऐसे कई सारी गैस हैं, इनका प्रेशर एक्स है, ठीक है। सपोज करिए इन तीनों का प्रेशर एक्स है, लेकिन इसमें से केवल हम ए का प्रेशर निकालें, केवल ए का प्रेशर निकालें, तो इसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक। आप लिख लीजिएगा इसको, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अब हमने एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर रख दिया और वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे
परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेटेड है, मतलब कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड किया है। ये पूरा का पूरा कर्व इस तरीके से बनता है। देखिए इस कर्व को हमने कहा कि ये कर्व बनता है सिग्मोइडल, ऐसे ये कर्व कैसे बनता है, सिग्मोइडल कर्व बनता है, ठीक। और यहाँ पे हम मान लीजिए ऐसे लिख दे रहे हैं, ये 0% और यहाँ पे 10%, 20% और सपोज करिए कि ये 50%, ठीक है। अलग कलर से बना दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये 50% और यहाँ टोटल कितना लिखेंगे, 100% लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, 100% कभी होगा ही नहीं, इसीलिए लिखते हैं 97%, क्योंकि केवल 90% ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है। तो हम इसीलिए किसी भी ग्राफ में, पहले मैं बचपन में एक बार जब मैंने पहली बार देखी थी, मुझे जब हमारे टीचर्स नहीं पढ़ाया करते थे, मतलब वो लोग तो जानते ही हैं आप लोग की यूपी बोर्ड में पढ़ाई कैसी होती है, पूरे साल केवल एक कॉकरोच पढ़ा देना, केवल एक सेल पढ़ा देना, वो भी कायदे से नहीं। तो हम समझते कि हमेशा इसका ये 90% क्या होता है, 97% क्यों, 100% क्यों नहीं होता है। जब अपने से सेल्फ स्टडी किया तो हमें पता चला कि 100%, अच्छा हम हीमोग्लोबिन का परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो केवल 97% ही तो हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है, 3% ऑक्सीजन तो प्लाज्मा में डिजॉल्व है, तो इसलिए यहाँ पे हम 97% लिखते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर लिखते हैं 10, 20, 30 ऐसे, ठीक है, 40, 50, 60 ऐसे लिखते चले जाते हैं। ये एक कर्व इस तरीके से आता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, एक चीज़ यहाँ पे जहाँ पे 50% हीमोग्लोबिन बाइंड किया है, उसका जब हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं तो ये आता है 28 mmHg। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए इसको। ये कितना है, सपोज करिए ये है 28 mmHg, 28 mmHg। ये पार्शियल प्रेशर हम mmHg में ही निकालते हैं ना। अब कितना, यहाँ पे देखिए इतना तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं P50। इसको क्या कहते हैं, नोट कर लीजिए, P50, इसको कहते हैं P50। अब आप कहोगे व्हाट इज दिस P50? क्या आपने कभी ग्राफ पढ़ा है, आपसे पूछा जाए कि ये P50 क्या है, तो आप क्या बताओगे कि व्हाट इज द P50? तो लिखिए आप यहाँ पे, आप कह भी सकते हो कि P50 क्या है, तो आप, मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं लिख रही हूँ, देखिए मैं दूसरी जगह लिख दूं, या मैं आपको बता दूं कि P50 ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है जिस पे 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेटेड है। एज सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल। P50 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लिखिए चलिए, P50 it is partial pressure of oxygen at which 50% oxygen या 50% hemoglobin is saturated with oxygen। मतलब 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर गया है, आधा हीमोग्लोबिन कह सकते हैं हम, ठीक। और ये P50 की वैल्यू कितनी है, ये कितना पार्शियल प्रेशर है, 28 mmHg। कितना है, 28 mmHg। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अब आप बताइए कि अब मैं इसको पूरा लिखने वाली हूँ। ये कर्व ऐसे है, ये है राइट साइड, ये क्या है, राइट साइड, और ये है लेफ्ट साइड। अब बताओ राइट साइड, अगर ये कर्व राइट शिफ्ट होता है, जो है, अगर ये कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? तो आप कहोगे इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी घट रही है। भाई उसकी एफिनिटी, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी घटेगी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कर्व अगर राइट शिफ्ट हो तो आप देखोगे P50 की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। P50, ये कर्व मान लीजिए हमने ऐसे लगा दिया, देखिए ना, आप समझिए इस चीज़ को, थोड़ा सा ग्राफ ऑफ पढ़ना जानिए आप लोग। ये अगर कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा, ये P50 का वैल्यू बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? देखिए अब यहाँ आ जाएगा, 40 के आसपास आ जाएगा। अरे P50 वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब अगर कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब
ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी घट रही है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो जाएगा। और आप कहोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है तो आप कहोगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन। और अब कहोगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कहाँ हुआ भैया, तो आप कहोगे एट टिश्यू लेवल। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कहाँ हो रहा है? टिश्यू लेवल पे हो रहा है। और टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है? P50 बढ़ रहा है। एम आई क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम एज सिंपल एज दैट। अब आप कहोगे कि चलिए मान लीजिए कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक, कर्व अब आ जाइए हम इसको ऐसे बना दें, दूसरे कलर से ले रहे हैं, इस कलर। कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है मतलब इधर आएगा थोड़ा सा कर्व, तो आप कहोगे कर्व थोड़ा सा लेफ्ट आ गया। लेफ्ट का मतलब ऐसे, इतना भी नहीं लेफ्ट होगा, ऐसे होगा, ये थोड़ा सा इधर आएगा। कर्व लेफ्ट अगर आने का मतलब क्या है? कर्व थोड़ा सा लेफ्ट आए तो आप कहोगे कि ऑक्सीजन का लेफ्ट कहाँ पे? ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी बढ़ रही है, बढ़ेगी ना एफिनिटी, और P50 घटता चला जाएगा। मान लीजिए थोड़ा सा कर्व लेफ्ट आया तो ऐसे आया कर्व, तो P50 देखिए घट जाएगा, जो 28 था उससे भी घट जाएगा। और P50 घटता है मतलब ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी बढ़ रही है, और ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी कहाँ बढ़ती है? जहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, कहाँ पे? लंग्स के लेवल पे, एल्वियोलाई के लेवल पे। तो लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट का मतलब हुआ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन। क्या हुआ? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन। और एसोसिएशन कहाँ होता है? एट एल्वियोलाई लेवल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? P50 घट रहा है, ठीक, P50 घट रहा है। अब हम इसको रिलेट कर दे अगर बोहर्स इफेक्ट और हेल्डन इफेक्ट से, तो आप कहोगे बोहर्स इफेक्ट में P50 बढ़ रहा है, क्योंकि बोहर्स इफेक्ट इससे रिलेटेड होता है, टिश्यू से रिलेटेड होता है, तो P50 बढ़ रहा है। और हेल्डन इफेक्ट में P50 घट रहा है, वहां पे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? अब हम थोड़ा सा इसको आगे, अभी एक बस यही लास्ट चल रहा है, आप टेंशन नहीं लीजिए। हम कहते हैं कि P50 इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन या एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर P50 बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी घट रही है, तो आप कहोगे एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। एफिनिटी डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो जाएगा, या आप कह दो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। और डिसोसिएशन होगा तो ये का किस लेवल पे हो रहा है? एट टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाता है। वेरी क्लियर, ठीक। और अगर P50 डिक्रीज हो रहा है मतलब एफिनिटी बढ़ रही है, एफिनिटी बढ़ रही है मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कहाँ होता है? एट एल्वियोलाई लेवल या लंग लेवल। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। P50 बढ़ रहा है मतलब टिश्यू डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व किधर जा रहा है? राइट जा रहा है, ठीक। डिसोसिएशन मतलब राइट, और ये एसोसिएशन हो रहा है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व किधर जा रहा है? लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है। एम आई क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आ गई है। एक आखिरी चीज, अब आपको कैसे याद रखना है, मैं अलग से डायग्राम बना देती हूँ इसका फिर से। बस याद कैसे रखना है, कब कब ये एसोसिएशन होता है, कब कब डिसोसिएशन होता है, ठीक है। बस इतना याद रख लीजिए। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हम देखेंगे राइट शिफ्ट कब कब होता है। आप एक चीज इसको नोट करिएगा क्योंकि पूछा जाता है कब कर्व राइट शिफ्ट होता है। राइट के लिए आप याद कर लीजिए, राइट ऐसे एक कोड बता रही हूं, तो अब आप इसको याद रखिए। यहां से आइए, अगर टेम्परेचर ज्यादा है,
टी से टेम्परेचर ज़्यादा है, H प्लस ज़्यादा है, ठीक। दो चीज़ तो हमें यहीं से आ गई राइट लिखने के बाद ही। जी से याद रख लीजिए 2,3 BPG ज़्यादा है, BPG। आगे मैं जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी 2,3 BPG क्या होता है। ये ग्लाइकोलिसिस का एक बाईपास्ड प्रोडक्ट होता है, उसके बारे में आगे बताऊंगी। तो बताइए राइट कब शिफ्ट होगा? तो पहला रीजन राइट कब शिफ्ट होगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, क्योंकि टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कम है। दूसरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है टिश्यू लेवल पे। राइट कब शिफ्ट होगा? टिश्यू लेवल पे, ठीक है, टिश्यू। तो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तीसरी चीज आप कहेंगे H प्लस ज्यादा है भैया, यहां से हमने देख लिया H प्लस ज्यादा है मतलब pH कम है, pH कम है मतलब एसिडिटी ज्यादा है। तीनों तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक। और टेम्परेचर ज्यादा है भैया, टेम्परेचर ज्यादा है मतलब हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया है। क्या है? हाइपरथर्मिया है, ठीक। और तीसरी चीज क्या ज्यादा है? 2,3 BPG का कंसंट्रेशन ज्यादा है। हमने GHT से याद रख लिया तीन चीज। अब हम कहेंगे कर्व लेफ्ट कब शिफ्ट होगा? तो लेफ्ट जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। लेफ्ट मैं यहां लिख रही हूं और आप इसको लिखते जाइए। लेफ्ट कब शिफ्ट होगा? तो आप कहोगे लेफ्ट शिफ्ट होगा मतलब एल्वियोलाई के लेवल पे। अब इसी का उल्टा करते जाइए, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, यहाँ पे H प्लस ज्यादा होगा मतलब pH कम होगा, अरे H प्लस कम होगा, H प्लस कम होगा और pH ज्यादा होगा मतलब एल्केलाइनिटी होगा, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तब, और टेम्परेचर कम को हाइपोथर्मिया कहते हैं। और इसी का एक और उल्टा लिख दीजिए, यहाँ पे 2,3 BPG कम होगा। एम आई क्लियर? अब बताइए क्या कोई परेशानी है आपको? नहीं होनी चाहिए। सारा चीज कोरिलेट करके पढ़ लीजिए। इतनी चीज अगर आपने अच्छे से समझ ली तो हम मानते हैं कि ये टॉपिक आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। लंबा तो था पूरा का पूरा ये चैप्टर। अब बस एक छोटा सा एक मेरे ख्याल से 30-40 मिनट का एक और लेक्चर होगा जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब कुछ बचा नहीं है, बस रेगुलेशन बचा है, डिसऑर्डर्स बचे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। एक और बात आप नोट कर सकते हैं, 100 ml ब्लड, ठीक है, नोट कर लीजिए। या चलिए मैं इसको छोड़ दे दीजिए, आगे हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब एक बार देख लीजिए इसको पूरा का पूरा हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, इसको देख लीजिए, एकदम विद कॉन्सेप्ट पढ़िए प्लीज। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं सारी चीजें तो आपको कभी कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता आपके सिलेक्शन से आपको। अब देखिए हमने कहा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किससे होता है? 97% हीमोग्लोबिन की हेल्प से और 3% डिजॉल्व इन प्लाज्मा में डिजॉल्व होके, ठीक। और फिर अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो रहा है? ये दोनों तो वाया प्लाज्मा से ही हो रहा है ना, इसको भी प्लाज्मा और आरबीसी से कर दीजिए, और ये वाया आरबीसी हो रहा है, इसको भी कर दे रहे हैं। अब समझने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन आरबीसी से जाता है, लेकिन ये दोनों प्लाज्मा, अगर डिजॉल्व इन प्लाज्मा दिया तो 7%, वाया प्लाज्मा दिया तो फिर ये दोनों प्लाज्मा में आ जाए, क्योंकि आपने देखा था कि बाइकार्बोनेट आयन भी प्लाज्मा से ही होके जा रहा था, बाहर निकल गया था ना, क्लोराइड आयन अंदर गया था तो ये बाहर निकल गया था, मतलब ये बाहर निकला था तो क्लोराइड आयन अंदर गया था। अब देखिए फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में हम सारी बात जान चुके हैं, और ये सारी चीज़ें आप इसको समझिए कैसे कैसे क्या है, कितना कितना डेटा याद रखना होगा आपको, ये मैं स्टार्टिंग से आपको सारी चीज़ बताती चले आ रही हूँ। ऑक्सीजन कैराइंग कैपेसिटी कितनी है हीमोग्लोबिन की, ये भी मैंने अभी आपको बताया, इसको देख लीजिए, ओके। और उसके बाद आगे देखें हम, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हमने आपको समझाने के लिए कि कैसे कैसे ये हुआ है। एक्चुअली अगर इसको आप इसको बना भी लेंगे, एक बार समझ लेंगे, वीडियो तो मेरा देख देख के आप 2-3 बार में इसको समझ ही सकते हैं कि कैसे कैसे ये सब हुआ है ना। देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये हेल्डन इफेक्ट पल्मोनरी कैपिलरी में क्या क्या हो रहा है ये सब हमने बताया। एक्चुअली ये देखिए वोहर्स इफेक्ट क्या है,
effect of carbon dioxide and oxyhemoglobin to dissociate oxygen to tissue. Related with the systemic capillary, oxygen hemoglobin dissociation, curve shift to right, Heldon's effect, root effect, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स इफेक्ट, अरे कहाँ चला गया, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व कैसे कैसे हो रहा है, व्हाट इज द P50, व्हाट इज द P50, व्हाट इज द P50, व्हाट इज द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व, सिग्मोइडल होता है, राइट शिफ्ट होगा किस किस कंडीशन में, लेफ्ट शिफ्ट होगा किस किस कंडीशन में। एम आई क्लियर? चलिए मिलते हैं फिर शाम को। तो आप लोग अब एकदम अच्छे से अपना टॉपिक क्लियर कर लीजिए फटाफट, एकदम अच्छे से शाम को मिलते हैं हम लोग, एकदम इस चैप्टर का समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। शाम को बस एक छोटा सा और लेक्चर होगा 30-40 मिनट का, उसमें सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। चलिए ऑल द बेस्ट।